दिल्ली का जीटीबी हॉस्पिटल यानी कि गुरु तेग बहादुर, उसकी लिफ्ट में एक आदमी होता है जिसका नाम नरेंद्र होता है। वो उस लिफ्ट में ऑपरेटर का काम करता है। तभी वहां पर दो भाई आते हैं और वो भाई भी उस लिफ्ट में बैठ जाते हैं। वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर उनको जब उतार दिया जाता है तो वो नरेंद्र से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो और कितना कमा लेते हो इसमें। तो नरेंद्र कहता है मैं ऑपरेटर का काम करता हूँ और 15 से 20 हजार रुपये महीना कमा लेता हूँ। जो दो भाई होते हैं वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें करोड़पति बना दूं तो नरेंद्र चौंक जाता है। नरेंद्र कहता है कि अच्छा क्या करना होगा बताओ, क्योंकि पैसे का लालच इतना बुरा होता है कि कोई ना कोई उसमें फंस ही जाता है। तो नरेंद्र पूछता है बताओ क्या करना होगा। तो वो कहते हैं कि एक इंसान की खोपड़ी चाहिए। और नरेंद्र ये सुनने के बाद में चौंक जाता है कि इंसान की खोपड़ी, और मैं कहाँ से ला के दूंगा इन्हें। तो लेकिन जब वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इसके बदले में तुम हमें एक खोपड़ी दो और हम तुम्हें 60 करोड़ रुपए देंगे। जैसे ही 60 करोड़ का नाम सुनता है नरेंद्र की आंखें चौंक जाती हैं और वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा है, एक खोपड़ी देनी है और उसके लिए मुझे कत्ल करना पड़ेगा। उसे ये चीज समझ में आ जाती है, लेकिन मैं इस गरीबी से छुटकारा पा लूंगा। 15-20 हजार में होता ही क्या है और मेरी जिंदगी मजेदार हो जाएगी, मैं मालो माल हो जाऊंगा। नरेंद्र इस लालच में आ जाता है और खोपड़ी भी मिल जाती है, कत्ल भी हो जाता है। कत्ल इतनी सफाई से किया जाता है कि जो पुलिस थी वो बेहद परेशान हो गई थी कातिलों को ढूंढने के लिए। पुलिस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि कहां से इस कातिल को पकड़े, किसने इतनी सफाई से मर्डर को अंजाम दिया है। लेकिन जो गाजियाबाद की पुलिस है, एसओजी टीम है, उसने इतना जबरदस्त काम किया था कि इस केस में जिसमें एक तरीके से नामुमकिन सा हो रहा था कातिलों को पकड़ना, उन्होंने बहुत ही मेहनत और मशक्कत से कातिलों को पकड़ा। बहुत काबिल तारीफ काम किया पूरी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नशरा मिर्जा और जो मैं आज आपको सच्ची घटना सुनाने वाली हूं वो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का एक थाना लगता है टीला मोड़। वहां से कम 1 किलोमीटर दूर लोनी भोहपुरा रोड पड़ता है। वहीं पर एक आदमी, 22 जून 2024 की ये बात है, 6:30 बजे का कुछ वक्त होगा सुबह का, वो टॉयलेट कर रहा होता है सड़क के किनारे बैठकर। और उसकी निगाह पड़ती है एक लाश पर। वो देखता है पहले कि शायद कुछ और है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो वो एक लाश होती है। और तो और ये होता है कि उस लाश पर उसका सर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ धड़ होता है। वो आदमी भी चौंक जाता है और परेशान हो जाता है कि ऐसे में वो क्या करे। लेकिन वो क्या करता है, पुलिस को फोन कर देता है। करीबी थाना जो था वहां पर फोन करके पुलिस वाले तुरंत पहुंचते हैं। जैसे ही वो कॉल आता है, पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उसका मुआयना करते हैं। और जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ चीज पता ही नहीं चलती है, कुछ भी निशानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सर तो था ही नहीं, सिर्फ धड़ और धड़ था। पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है और बड़े इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। ना तो इधर पता चल रहा था कि ये लाश किसकी है और ना ही पता चल रहा था कि आरोपी कौन है। आरोपी भी तभी पता चलते कि जब लाश पता चलती। अब लाश कैसे पता चलेगी, तब उसका मुंह होगा तो ही थोड़ी पहचान होती है। और ना ही उनके पास कोई रिपोर्ट ऐसी आ रही थी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट हो। पुलिस बहुत टाइम तक इनको ढूंढती रहती है, मतलब उसको भी कि ये बंदा है कौन, किसकी लाश है ये, और जो कातिल थे उन्हें भी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस क्या करती है, दिल्ली के 161 थानों में खबर पहुंचवाती है कि मतलब कोई गुमशुदा हो या कोई किसी के घर का इंसान गायब हो तो मतलब पुलिस से संपर्क करें। लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है और पुलिस ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ पुलिस वाले सोचते हैं कि हमें इस केस को कुछ अलग निगाह से देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस तरीके से हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना तो ये पता चल रहा है कि ये जो मरा है ये कौन है, और ना ही ये पता चल रहा है कि कातिल कौन है, लेकिन पता तो लगाना है। अब उनमें से ही थोड़े से पुलिस वाले क्या सोचते हैं कि बीच में झाड़ी में लाश मिली है, उसके बाद में एक रोड है और रोड के किनारे पर एक बिल्डिंग है जिसके 11वीं मंजिल पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा उधर की ही ओर होता है जहां पर लाश मिली थी। तो पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग्स देखती है सारी। तो पता चलता है पुलिस को कि यहाँ पर 22 जून को 3 मिनट के लिए एक ऑटो रुका हुआ था। अब दिल्ली गाजियाबाद में तो बहुत ऑटो चलते हैं, अब आप एक ऑटो को कैसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में ना वो नहीं आ रहा था, जो ऑटो का नंबर होता है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब पुलिस और ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये जो ऑटो है तो है कौन।
लेकिन और भी जगह के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जो और तरफ लग रहे होते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरा को देखा जाता है और उससे सिर्फ एक निशानी पता चलती है कि एक ऑटो पर ना वो ट्रायंगल सा बना हुआ है, कुछ अलग सा निशान बना हुआ है। पुलिस बस उसी को पकड़ लेती है कि अच्छा ये ऑटो हमें तलाशना है। पुलिस खुद तो काम कर ही रही थी, लेकिन अपने जो उनके मुखबर होते हैं उन्हें भी लगा रखा था। मुखबर को निशानी दिखाई हुई थी, कुछ ट्रायंगल सा ऐसा बना हुआ है, इस ऑटो को छानना है गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में। अब क्या होता है कि एक मुखबर को एक ऑटो दिख जाता है और उस पर ट्रायंगल बना हुआ होता है। मुखबर तुरंत ही उस ऑटो का वीडियो बनाता है और पुलिस के पास पहुंचा देता है। पुलिस जब उस ऑटो के ट्रायंगल को अपने सीसीटीवी कैमरा वाले ऑटो से मिलाती है और उस जो वीडियो बना के भेजी थी मुखबर ने उससे मिलाती है, वो मैच कर जाता है और कुछ कुछ ऐसा ही होते हैं वो ट्रायंगल दोनों। जब उस ऑटो का पता लगाया जाता है कि आखिर ये ऑटो कहाँ का है, तो दिल्ली का एक एरिया है ताहिरपुरा, वहाँ का वो ऑटो होता है और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। तो वो जो ऑटो था वो था एक मुन्ना नाम का आदमी होता है उसका होता है, और पुलिस जाती है सादे भेष में और वहाँ पे जाकर पूछती है कि अच्छा ऐसे ऐसे आपका ऑटो है, तो वो कहता है हाँ मेरा ऑटो है। कि अच्छा आप क्या करते हैं? कि मैं ये करता हूँ कि जो ड्राइवर्स आते हैं मेरे ऑटो ले जाते हैं, मुझे पैसे देते हैं और मैं दे देता हूँ, चला कर फिर खड़ा कर जाते हैं मेरे यहाँ पर ऑटो। तो पुलिस सोचती है अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ 21 या 22 जून को तुम्हारे यहाँ से ये ऑटो कौन लेकर गया था, क्या आप बता सकते हो हमें ये? तो जो मुन्ना होता है वहाँ का मालिक वो कहता है कि हाँ सर मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होता है जो भी उसका ऑटो लेकर जाता था जिस डेट को वो मेंशन किया करता था अपने डायरी में, और वो बताता है कि हाँ सर मेरा भांजा विकास उर्फ मोटा 22 या 21 जून को लेकर गया था ये वाला ऑटो। विकास और उर्फ मोटा जो था वो भी गली नंबर ताहिरपुर में ही रहा करता था दिल्ली के एरिया में, और ऑटो ही चलाया करता था। पुलिस विकास उर्फ मोटा को पकड़ लेती है, और ये जो था विकास उर्फ मोटा ये कुछ बताने को इतनी जल्दी से राजी नहीं होता है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से इससे पूछने की कोशिश करती है और ये सब होते होते 56 दिन का वक्त गुजर जाता है। फिर जब पुलिस अपने तरीके से इससे अच्छे तरीके से पूछती है तो ये जो विकास उर्फ मोटा था ये बताता है कि इसका एक दोस्त है धनंजय, ये वो भी इसमें शामिल है और वो बिहार का रहने वाला है, कमला मार्केट में पकौड़े का काम करता है वो। जब पुलिस धनंजय को पकड़ लेती है तो और भी नाम सामने आते हैं, जिसमें से एक नाम होता है विकास उर्फ परमात्मा जो दिल्ली में ई रिक्शा चलाता है, नरेंद्र जो जीटीबी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेट का काम करता है, और दो नाम और सामने आते हैं पवन और पंकज। जी हाँ, इन सब के नाम सामने आने पर पता चलता है कि इसमें कम से कम 6 लोग शामिल हैं, और दो जो अपराधी होते हैं वो तो 56 दिन में पकड़ लिए जाते हैं, मतलब पुलिस की हिरासत में आ जाते हैं, लेकिन और जो अपराधी थे उनको पकड़ने में कम से कम 170 दिन का टाइम लग जाता है। पुलिस जब दो लोगों से, ये जो दो अपराधी मिले थे 56 दिन के अंदर, इनसे जब पूछताछ करना चालू करती है तो पता चलता है दो नाम पवन और पंकज, ये दो भाई हैं, दिल्ली के आदर्श नगर के रहने वाले हैं और दोनों तंत्र मंत्र का काम किया करते हैं। इनके यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, कोई अपने पति को कब्जे में करना चाहती है, कोई अपनी सास को, कोई अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, तो मतलब ऐसी चीजों पे ये काम किया करते हैं। और इनको कुछ तंत्र मंत्र और विद्या आती नहीं थी, ये सिर्फ ये यूट्यूब से देखकर सीखे थे, और ऐसे ही इन्होंने अपना ये धंधा बना लिया था। एक तरीके से ये पागल बना रहे थे लोगों को, क्योंकि इन्हें आता तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद में क्या होता है कि ये एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें ये सुनते हैं कि मानव की अगर खोपड़ी मिल जाए और उस पर क्रिया की जाए तो आप माला माल हो सकते हैं। तो एक दिन जीटीबी जो हॉस्पिटल है वहां पर लिफ्ट में ये नरेंद्र से मिलते हैं, दोनों पवन और पंकज, और ये नरेंद्र को बोलते हैं कि आपको माला माल होना है, अगर अमीर होना है तो एक खोपड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, इंसान की खोपड़ी का। जो नरेंद्र होता है वो चौंक जाता है, वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो आप, मैं कहाँ से ला कर दूंगा। तो ये कहते हैं कि अरे 60 करोड़ रुपए मिलेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और नरेंद्र की आंखें ये सुनने के बाद में और कान चौंक जाते हैं कि चलो कम से कम गरीबी दूर हो जाएगी, 15-20 हजार में क्या ही हो रहा है। नरेंद्र ये वाली बात पवन और पंकज की सुनने के बाद में अपना जो दोस्त था उसका एक विकास उर्फ परमात्मा उसको बताता है, जो ई रिक्शा चलाने का काम करता है दिल्ली के अंदर, और कहता है कि हमें अगर एक खोपड़ी मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी की जितनी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो ये होता है विकास, ये कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी खोपड़ी। ये भी इतनी आराम से उस चीज के लिए हामी भर भर देता है जैसे कुछ कुछ बात ही नहीं है।
तो जो नरेंद्र होता है वो कहता है लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको कोई ढूंढे ढांढे ना, जिसका कोई ज्यादा लोग ना हो, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह दर्ज ना हो जाए पुलिस के अंदर। अब विकास कहता है हाँ ठीक है। तो विकास जो होता है उर्फ परमात्मा, वो बताता है विकास उर्फ मोटा को, और फिर विकास उर्फ मोटा जो होता है वो मिलवाता है आपस में इन सबको धनंजय से, और धनंजय को ये सारा किस्सा बताते हैं। धनंजय कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक ऐसा इंसान हैगा, मेरे बराबर में ही एक पकौड़ी का ठेला लगाता है, जिसका नाम है राजू कुमार। उम्र है उसकी 29 साल की, और जो बिहार का रहने वाला है। इसके जो माँ बाप थे वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, तो इसको कौन ही ढूंढने वाला है। ये दिल्ली में अपने मामा के पास में रहता है, तो इसकी कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया और क्या हुआ इसके साथ में। अब ये उस राजू को, जो बेचारा राजू था, उसको बहला फुसला लेते हैं और 15 जून को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं। राजू सोचता है कि वाह मेरे तो बड़े मजे आ रहे हैं, मेरी तो एक तरीके से मानो सपने से पूरे हो रहे हैं। उसे ये खूब शराब पिलाते हैं और उसको नए कपड़े, खाना पीना, जो जो उसको खाने का मन करता है, ये सब चीजें उसके साथ में करते रहते हैं और उसे खूब खुश करते हैं 5 से 6 दिन तक। फिर आ जाती है 21 जून की रात, और 21 जून को ये क्या करते हैं, राजू को ऑटो में बिठाकर, ये जो था विकास उर्फ मोटा, ये ऑटो चलाता था, इसके ही ऑटो में बिठाकर ले जाते हैं राजू को गाजियाबाद के टिला मोड़ पंचशील कॉलोनी की ओर, और वहां पर ले जाकर ये राजू की हत्या कर देते हैं। जो गमछे से पहले उसका ये गला घोट देते हैं, राजू की हत्या हो जाती है। और वहीं पंचशील कॉलोनी में ही ये क्या करते हैं, राजू का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। सर को धड़ से अलग करने के बाद में सर को तो एक बाल्टी में रख लेते हैं, और जो उसका धड़ होता है गाजियाबाद थाना टिला मोड़ 1 किलोमीटर दूर कम से कम लोनी भोपुरा रोड पर उसके धड़ को डाल देते हैं। और फिर एक बात और कहता है नरेंद्र इन लोगों से कि ये जो खोपड़ी है, हमें इसको बिल्कुल, मतलब इसकी जो ये स्किन है, ये बाल बाल सब हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें खोपड़ी बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मतलब ढांचा चाहिए एक तरीके से। तो ये लोग कुछ घंटों तक उस खोपड़ी को साफ करने में लग जाते हैं। उस जो बेचारा राजू कुमार था, उसके बाल, उसके कान, नाक वाक, जो खाल होती है, ये सब हटाकर पहुंच जाते हैं पवन और पंकज के पास में, और वो जो खोपड़ी थी उनको सौंप देते हैं। जब राजू का सर जो था वो पवन और पंकज को सौंप दिया जाता है, तो ये पवन और पंकज क्या करते हैं, हर दिन उस खोपड़ी पे क्रिया करते हैं। एक दिन क्रिया करते हैं, कुछ भी नहीं होता, दूसरे दिन क्रिया करते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे ही कम से कम ये 1 हफ्ते तक उस खोपड़ी पर क्रिया करते हैं, और जो इनका पैसा कमाना, रातों रात अमीर होने का लालच था, वो इनका पूरा नहीं हो पाता है। तो एक दिन क्या होता है, जैसे वक्त बीत जाता है, तो नरेंद्र जो जीटीबी हॉस्पिटल में और लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता है, वो इनके पास जाता है। वो कहता है हमने तुम्हें मानव की खोपड़ी लाकर दे दी और तुम पैसे दो हमारे, तुमने खोपड़ी मांगी थी। तो ये दोनों भाई जो नकली तांत्रिक बने बैठे थे, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो खोपड़ी है वो खंडित है, इसके सर पे चोट है, इस वजह से ये खोपड़ी काम नहीं कर रही है, और तुम्हें एक और खोपड़ी लाकर देनी पड़ेगी अगर पैसे चाहिए तो। अब नरेंद्र यहाँ पे चौंक जाता है सुनकर कि हमने तो इतने बड़े मतलब अपराध को अंजाम दे दिया, और ये क्या बोल रहे हैं। अब कहते हैं ना, लालच तो बुरी वाला होती है। और जो दूसरे दोस्त थे, जो विकास था, धनंजय था, और दूसरा वाला वो विकास उर्फ परमात्मा था, इन लोगों को नहीं पता था कि 60 करोड़ की कुछ बात है। इन लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए का पता था कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, खोपड़ी दो और 5 लाख रुपए लो। उन लोगों ने 5 लाख रुपए के लिए एक इंसान की, एक मासूम से इंसान की, जो बेचारा सीधा सा था, अपना मतलब खाना खर्चा चला रहा था रहकर अपने मामा के घर पे, इन्होंने उसकी जान ले ली थी। हालांकि खैर पुलिस ने इन्हें पकड़ ही लिया, और जब इनसे पूछा गया कि खोपड़ी कहाँ है, तो वो क्या कहते हैं कि जब वो काम नहीं कर रही थी, उस पर क्रिया कोई काम नहीं कर रही थी, और इनका जो लालच था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने उसको दिल्ली के एक नाले में फेंक दिया होता है। पर पुलिस को इनके घर पे एक छोटी सी खोपड़ी और मिलती है, और पुलिस पूछती है कि ये किसकी खोपड़ी है। तो ये कहते हैं ये बंदर की खोपड़ी है, और जब यहाँ पर कस्टमर आया करते थे हमारे, तो वो पूछते थे ये किसकी खोपड़ी है छोटी सी, तो वो बड़ी छोटी सी खोपड़ी लगती थी हमें, इसलिए एक उसके साथ में बड़ी खोपड़ी रखने के लिए चाहिए थी, और हमने एक वीडियो देख ली थी कि हम अमीर हो सकते हैं रातों रात, इसलिए हमने इस अपराध को अंजाम दिया। पुलिस को इन अपराधियों को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा था, पहले 2 अपराधी जो थे वो तो 15 अगस्त 2024 को ही पकड़ में आ गए थे, लेकिन जो ये बाकी के अपराधी बचे हुए थे, ये नेपाल की ओर भाग निकले थे, इस वजह से पुलिस को टाइम लग रहा था। लेकिन पुलिस की जकड़ से और पकड़ से कोई नहीं भाग सकता। पुलिस ने भी अपने पूरे जाल बिछा दिए थे, और फाइनली 7 दिसंबर 2024 को इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। उधर जो राजू के मामा थे,
उन्होंने भी एक थाने में इसकी राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ऐसे-ऐसे 29 साल का मेरा भांजा है, राजू कुमार है, पकौड़े का काम करता है और गायब है। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर इस मामले पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया था और शायद से पुलिस इस मामले पर ध्यान दे लेती तो राजू जिंदा बच भी सकता था, क्योंकि इन लोगों ने 15 जून को राजू को उठाया था और 21 और 22 जून को उसका कत्ल किया था। अगर पुलिस ध्यान से काम करती, दिल्ली पुलिस, तो वो पकड़ में आ सकते थे और राजू हमारे बीच जिंदा रह सकता था। और जब 7 दिसंबर को गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले को पूरा खुलासा किया था तो लोग चौंक गए थे कि एक गरीब बेचारा आम सा इंसान, उसको अपनी लालच के चक्कर में इन्होंने बलि का बकरा बना दिया और उसकी हत्या कर दी, जिसके माँ बाप भी इतने टाइम पहले इस दुनिया से जा चुके थे। ये वीडियो का मतलब किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।